हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। काफ़ी छुट्टियां जा रही हैं इधर। तो आज जो क्लास एट्थ की साइंस का आपके सामने जो चैप्टर है वो है कंजर्वेशन का, है ना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप समझ लो कि एक्चुअली इसमें है क्या। कुछ डाटा है वो याद करना है। एक्चुअल सारी चीज़ें वो समझने की है। एक बार आप नॉर्मली समझ जाओगे तो अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख भी सकते हो है क्या। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी। कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। सबसे देखो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे ना, डाइवर्स इधर उधर। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर। तो पहला क्या है, नंबर। ये एक नंबर है आपके सामने। और वेराइटी ऑफ प्लांट है, नंबर कह लो, वेराइटी है। अब कौन कौन सी, देखो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा, सारे आ जाएंगे। इकोसिस्टम में जितने लोग रह रहे हैं, इकोसिस्टम का मतलब हमारे आसपास नेचर में जो भी चीज़ रह रही है उनमें कितनी वैरायटी है, कितने नंबर हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। फिर दूसरी चीज़ क्या है, कितने होते हैं, तो अलग अलग डाटा इसके हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था है, एक यूनियन है जो आपको डाटा बताएगी, है ना, प्लांट एनिमल इन सब के बारे में, नेचर के बारे में। इन्होंने कहा कि अप्रॉक्स 8.7 मिलियन स्पीसीज। मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं बेटा, 10 लाख होते हैं। ये बच्चों को सब पता होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं, 10 लैक्स होते हैं ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, 10 लाख होते हैं। तो इतनी स्पीसीज़ इन्होंने कहा है कि ये इतनी स्पीसीज़ अर्थ पे हैं। बट ओनली 1.2, लेकिन 1.2 मिलियन जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। दोनों में अंतर समझना। हम ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है 8.7 मिलियन है, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है यहाँ पे 100 लोग हैं, बट मैं इनमें 50 लोगों को जानता हूँ। तो वही ये कह रहे हैं कि 8.7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे हैं अप्रॉक्स में, जिनको 1.2 मिलियन ही को हम जान पाए हैं, साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर पाए हैं, बता पाए हैं कि ये कौन है, किस कैटेगरी में है, क्या फीचर है, इतनी सारी। अगला फिर आता है कि इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं क्यों, इतनी ज़्यादा हैं क्यों। तो वेरीड क्लाइमेटिक जोन, वेरीड क्लाइमेटिक जोन। वेरीड का मतलब क्या होता है, वेरी करता है। क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे हर जगह तो सारी चीज़ें पा नहीं जा सकती हैं ना। जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़ है, तो अब डेजर्ट में तो आम का पेड़ होगा नहीं। कैक्टस डेजर्ट के अंदर है, हर जगह तो हो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, क्लाइमेट ही डिसाइड करता है। देखो क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल वहाँ रहेगा। अब आप क्या नाम है, बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे यहाँ पे हैं, घोड़ा है ना, या फिर आप गधा है, ये ले जाकर रेगिस्तान में कर दो, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो क्लाइमेटिक जोन की वजह से अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। अगला इंडिया के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो इंडिया क्या है, एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है, यानी यहाँ इनके अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। कैसे, देखो 2.4%, यानी टोटल, ये वर्ल्ड की बात हो रही है ना, लैंड। हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 2.4% लैंड है, बट हम कंट्रीब्यूट करते हैं 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। पूरी दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनका 8% इंडिया के अंदर मिलता है। बात समझ में आई। तो इतनी ज़्यादा हैं क्यों, फिर वही रीज़न, वेराइटी ऑफ हैबिटेट। यहाँ पे हैबिटेट, रहने की जगह बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के। देखो डेजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट मिल जाएंगे, ग्रास लैंड मिल जाएंगे, एल्पाइन मिल जाएंगे, कोस्टल वेटलैंड मिल जाएंगे, इतनी सारी। तो ये सारी बातें बायोडाइवर्सिटी की हुई कि क्या बायोडाइवर्सिटी है, किस वजह से है, इंडिया में क्या है। अब आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा किन किन चीज़ों से है, उस पर बात कर लेते हैं।
थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सिंपल तरीके से चलते हैं। थ्रेट का मतलब खतरा किन किन चीज़ों से है। पहला खतरा देखो, हम इस तरफ से राइट साइड से शुरू करते हैं। पहला खतरा क्या है? हैबिटेट लॉस। सबसे ज़्यादा हैबिटेट लॉस का है। क्यों रीज़न है बेटा? देखो, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हमको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन अगर ह्यूमन की बढ़ती जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें चाहिए रहने के लिए, खेती के लिए, घर के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना, डैम्स के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमें ज़मीन क्या करनी पड़ेगी? पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। तो पहला क्या है? हैबिटेट लॉस। दूसरा क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, क्लाइमेटिक चेंज। अच्छा, चेंज का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन की वजह से टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है ना, सबको पता है टेम्परेचर क्या होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज़, बाइक्स, व्हीकल्स, इन सब की वजह से टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, क्लाइमेट पे चेंज आएगा। तो दूसरी रीज़न क्या है? क्लाइमेट पे चेंज आएगा, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तीसरा, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या है बेटा? इंसेक्टिसाइड या टॉक्सिक एलिमेंट, जो भी अपने क्या इंडस्ट्रीज़ में टॉक्सिक एलिमेंट यूज़ होते हैं, है ना, या फिर जो है इंसेक्टिसाइड खेतों में यूज़ होते हैं, ये एयर में और वाटर में चले जाते हैं। अब बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जो इन केमिकल को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो वो मर जाएंगी। ऐसे क्या होगा? बहुत सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगी। नीचे आते हैं, कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, इन्वेसिव स्पीसीज़। इन्वेसिव का मतलब एग्जोटिक या एलियन, 3 नाम होते हैं इसके, है ना, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आए हैं, है ना। बाहर से मतलब क्या? जैसे मान लो मेरा एक तालाब है ना, तो तालाब में जो मछलियाँ रहती हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? नेटिव। नेटिव का मतलब वहीं वाले। मान लो मेरा एक तालाब है, छोटी छोटी मछलियाँ मैंने पाल रखी हैं। अब तुम क्या कहो, एक बाहर से कोई मछली लेकर आए बड़ी सी, मान लो कोई बड़ी सी बाहर से मछली लेकर आए, और अगर आप बाहर से मछली लेकर आए हैं तो क्या होगा कि वो मछली हमारी मछलियों को खा जाएगी, और अगर वो मछली हमारी मछलियों को खा जाएगी तो हमारी मछलियां ख़त्म हो सकती हैं। तो जो बाहर वाली स्पीसीज़ होती है उसे इन्वेसिव, एक्जोटिव या एलियन स्पीसीज़ बोलते हैं, और जो अपने यहाँ वाली है उसे नेटिव स्पीसीज़ बोलते हैं। ओवर कंजप्शन का मतलब क्या है? कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ है जिनको इंसान खाते हैं, तो अगर आप ओवर कंजप्शन कर देंगे, हद से ज़्यादा उनको एक्वायर करने लगेंगे, खाने लगेंगे, कंज्यूम करने लगेंगे, तो वो स्पीसीज़ के मिट जाने का ख़तरा है। आगे फिर आता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें, है ना, एक लैंग्वेज भी क्यों, वाई, हम क्यों कंजर्व करें, छोड़ो ना बातें, है ना, क्यों कंजर्व करें। तो यहाँ बात समझ में आती है बेटा। देखो कि पहली चीज़ तो ये है, बायोडाइवर्सिटी में एक बायोलॉजिकल रिसोर्स, यानी हमको फूड है, फाइबर्स हैं, मेडिसिन है, वुड प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसलिए भी हमको कंजर्व करना पड़ेगा, वरना हमको कहाँ से मिलेगा। दूसरा, इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना, ये वर्ड आता है। देखो जैसे एग्जांपल, वेस्ट का डिकम्पोजिशन, है ना, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाई, ये सारे लोग करते हैं। पॉलिनेशन करवाते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम होता है, फ्लड कंट्रोल करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं जो हमको बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। दूसरा, सोशल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, कल्चरल या एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, रिक्रिएशन है, टूरिज्म है। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें भी हमसे ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए भी हमें कंजर्व करना चाहिए। फिर अगला वर्ड आता है जो बच्चों बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। देखो मैंने यहाँ बहुत आसान तरीके से लिखा है कि एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, एक फिक्स पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई प्लांट पाया जाएगा तो उसे फ्लोरा बोला जाएगा। तो प्लांट के अंदर एल, फ्लोरा के अंदर भी एल, तो प्लांट यानी फ्लोरा। और अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में एनिमल्स पाए जाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? फौना। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखेंगे पार्टिकुलर एरिया हिमाचल प्रदेश के अंदर पाइन, चीर, देवदार, इन सब का पेड़ पाया जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसे ही ढाक, जामुन और बेर का दरख्त यानी पेड़ पाया जाता है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, नीलगाय है, हाइना है, ये सारे पाए जाते हैं। तो एक पार्टिकुलर एरिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उनको अलग तरीके से रेफर करते हैं। अगर वो प्लांट्स होंगे तो फ्लोरा, और अगर एनिमल्स होंगे तो फौना के नाम से जाने जाएंगे। फिर आता है भाई एंडेमिक स्पीसीज, इसे इंपॉर्टेंट कर लो। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। ये भी बात सही है यार, तो फिर तो फौना भी वही होगा। बट ये क्या है कि जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते
हैं, कहीं और नहीं, नेचुरली कहीं और नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बब्बर शेर है तो वो गिर फॉरेस्ट में, गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है ना, बब्बर शेर वहाँ पाया जाता है, ये उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। मान लो आप लखनऊ के चिड़ियाघर में गए, वहाँ आपने देखा तो आपने कहा सर आपने गलत पढ़ाया है, एंडेमिक स्पीसीज हो गई, वहाँ भी पाई जाएगी। तो हमने कहा नेचुरली थोड़ी वहाँ पाई जा रही है, नेचुरली तो गिर फॉरेस्ट में पाई जा रही है, कहीं और थोड़ी नेचुरली पाई जा रही है, वो तो हम लाए हैं। ऐसे ही साल ट्री, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में साल ट्री पाया जाता है, कहीं और नहीं। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, नेचुरली कहीं और नहीं पाया जाता, वो क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर आते हैं डिफॉरेस्टेशन, ये सबको पता है, ये आसान चीज़ें। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मतलब क्या है बेटा, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया, लकड़ियाँ काट डाली, जंगल काट डाले, वही क्या डिफॉरेस्टेशन। क्या कॉज है, क्या रीज़न है, तो हमने कहा भाई ओवर पॉपुलेशन डिमांड, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड की वजह से हमें पेड़ काटना पड़ा। लॉगिंग की वजह से, लकड़ियों की वजह से, टिम्बर प्रोडक्शन की वजह से हम पेड़ काटते हैं। कुछ माइनिंग भी करते हैं, जंगलों को काट के उसके नीचे माइनिंग की जाती है। कोई फॉरेस्ट फायर हो जाता है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से भी काटा जाता है। तो बहुत सारे रीज़न आप खुद लिख सकते हो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पे। इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट है कि यार पेड़ काटने से क्या इफ़ेक्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ काटने से इफ़ेक्ट बताइए। तो पहला अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन का, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहला क्या है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इधर देखो मैं समझाता हूँ। देखो पेड़ क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, सबको पता है, हम CO2 रिलीज करते हैं, वही CO2 पेड़ लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, CO2 से खाना बनाता है। तो पेड़ CO2 लेता है, लेकिन जैसे ही पेड़ कटा तो CO2 क्या हो गई है, बढ़ गई है। सही बात है, पेड़ लेगा नहीं। अब CO2 क्या होता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट होती है, जो एटमॉस्फेयर से जाना चाहती है ना, वो CO2 क्या करता है, गर्मी को रोक लेता है, उस रेडिएशन को रोक लेता है। और अगर उस रेडिएशन को रोक लेगा, जाने नहीं देगा, तो गर्मी होगी। तो क्या क्या होगा, देखो CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, वो होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेनफॉल कम होगी, क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होगा। तो आप इतनी सारी चीज़ें लिख सकते। दूसरा, अगर पेड़ गया तो पेड़ क्या होता है, मान लो जहाँ पेड़ होता है अपनी मिट्टियों को बांधे रखता है, आपने नाम सुना होगा, पेड़ क्या होता है, मिट्टियों को बांधे रखता है। तो अगर पेड़ गया तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो टॉप वाली सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी, और टॉप से सॉइल अगर ड्राई होगी तो सॉइल इरोजन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्टाइल लैंड है, जो लैंड जिस पर हम खेती करते थे, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना। तो उसे ही क्या बोला जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, यानी फर्टाइल लैंड का डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होना, डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ थोड़ा सा, कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा तो सारा पानी ऊपर की तरफ रहेगा, तो फ्लड आएगा। और फर्टाइल जो लैंड होगी, ऊपर वाली टॉप सॉइल, वो वाश अवे। दोनों रीज़न आप कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को, यहाँ पर ड्राई है तो अलग अलग टाइप का क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, सूखा वगैरह जो चीज़ें आ गई। प्रिवेंटिव मेजर ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को मेज़र करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भाई सबसे पहली चीज़ तो यार पेड़ काटो ही मत। तो एजुकेशनल कैंपेन, यानी पेड़ ना काटना, ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको पेड़ नहीं काटना है, क्या क्या नुकसान है ये बताना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, रिफॉरेस्टेशन कर दो, पेड़ को लगा दो, है ना। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या, ढेर सारे पेड़ को लगाओ। रूल्स एंड रेगुलेशन, कि पेड़ काटने पे रूल्स और रेगुलेशन भी होनी चाहिए। पेपर कंजप्शन को रिड्यूस किया जाए, ताकि क्या होगा, पेड़ भी रिड्यूस होंगे, उससे मतलब कटेंगे कम ना, पेड़ रिड्यूस होने का मतलब कम कटेंगे। रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्स, है ना, रिन्यूएबल यानी पेड़, फॉरेस्ट रिसोर्स जितने भी हैं उनको, रिन्यूएबल का मतलब जो फिर से लगाया जा सकता हो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाए जो नेचर को हार्म ना करता हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, सब सिंपल है, यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। वाइल्ड का मतलब जंगली लोग समझते हैं। तो वाइल्ड लाइफ का सिंपल मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हों,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हो, नेचुरल हैबिटेट, जैसे एग्जांपल हाथी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है, क्रोकोडाइल वाटर जो वहाँ का होता है वो उसके अंदर रहता है, ट्री है, श्रब है, जंगल्स में होते हैं। तो ये क्या है, सारे वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं। तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रहा है, उसका रीज़न हैबिटेट लॉस है ना। हैबिटेट लॉस का मतलब जगह ख़त्म हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, हंटिंग चमड़े के लिए, दांत के लिए हाथी के। तो ये सारी लोग क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके रीजंस हैं। फिर आता है थ्रेटेंड स्पीसीज़, है, थ्रेट का मतलब खतरा, जिनके नंबर क्या है, बहुत कम हो और ख़त्म होने के करीब हो, इन्हें क्या बोला जाता है, थ्रेटेंड स्पीसीज़ बोला जाता है। IUCN जो हमने पहले बात किया था इंटरनेशनल वाला, IUCN ने उसको 3 कैटेगरी उसकी बनाई है। पहला है इंडेंजर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, जिनके नंबर बहुत कम है, जल्द ही वो ख़त्म हो सकते हैं, जिनके नंबर क्या है, बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे बब्बर शेर, एशियाटिक लायन, ऐसा लगता है ख़त्म हो जाएगा, इंडियन राइनोसोरस, ब्लू व्हेल, क्रोकोडाइल। तो ये बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनके नंबर्स बहुत कम हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। वैल्यूरेबल का मतलब नंबर कम है, यहाँ देखो बहुत कम है, यहाँ क्या है, नंबर कम है, और अगर ये नंबर कम है और अगर इनको बचाया ना गया तो ये इनके नंबर बहुत कम हो जाएंगे, तो ये इनके ख़त्म होने का खतरा है। तो यानी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, यानी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए इनको यहाँ, जैसे चिंकारा डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लैंगूर। रेयर स्पीसीज का मतलब जो किसी खास, रेयर का मतलब क्या, रेयर, रेयर है, बहुत रेयर है, तो यानी किसी खास एरिया में है, जिनके नंबर कम है और ये वैल्यूरेबल के अंदर जा सकते हैं अगर इनको बचाया ना गया। गोल्डन कैट, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। फिर आते हैं रेड डाटा बुक के ऊपर, व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब क्या बेटे, तो एक लाल लाल कलर है तो ऐसा नहीं है, रेड डाटा भाई सिंपल सी चीज़ है, एक बुक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस बुक को मेंटेन कौन करता है, तो ये बुक IUCN, जो हमने पहले ही बात की, IUCN मेंटेन करती है। अब उसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाने लगा है। किसके लिए होती है, हमने कहा ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होती है, फंजाई भी इंक्लूड है, बट आपके सिलेबस में है नहीं तो हम बता नहीं रहे। तो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है। क्या इसमें है, इसमें रिकॉर्ड है किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। फिर हम आते हैं यार इनको बचाया कैसे जाए, तो कुछ चीज़ें यहाँ देखो लिखी गई हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नाम है, जिसमें क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे क्या हैं, इनको बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है, फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना, कि जो उस एरिया के फौना या फ्लोरा होंगे हम उनको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट होती है, क्या होती है बेटा, रेस्ट्रिक्ट होती है, मना होती है। टूरिज़्म अलाउ होता है, ऑफिशियल परमिशन आपको लेनी पड़ती है उनके अंदर जाने के लिए, कोई फिक्स बाउंड्री इसकी नहीं होती कि यहाँ से यहाँ तक है ना। चलो, ओन्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी, तो चाहे गवर्नमेंट या चाहे प्राइवेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको चला सकता है। नेशनल पार्क क्या है, प्रिजर्विंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। नेशनल पार्क का मतलब क्या है बेटा, फ्लोरा और फौना के साथ साथ वहाँ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ के जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मान लो हैं, उनको भी प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर एकदम सख्ती के साथ ह्यूमन एक्टिविटी होती ही नहीं है कि आप आइए, खेती करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। यहाँ जाने के लिए कोई ऑफिशियल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिक्स बाउंड्री होती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक नेशनल पार्क है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इंटायर बायोडाइवर्सिटी। इंटायर का मतलब क्या होता है, टोटल। आप ये कह लो कि इसके अंदर नेशनल पार्क भी आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगी, टोटल वहाँ के जितने भी, चाहे आप फ्लोरा ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, लैंड ले लो, वहाँ के रहने वाले लोगों को ले लो, टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है सबको प्रोटेक्ट करने का काम बायोस्फीयर रिजर्व करता है, नाम में ही है। यहाँ देखो, ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड इन कोर जोन, यहाँ अलग अलग जोन होते हैं, आपकी बुक में होगा कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन। तो कोर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ मना होती है, इनकी भी अपनी एक फिक्स बाउंड्री होती है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं।
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में डिफरेंस मैंने बताया है, आप एक बार रीड कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जिसमें एनिमल्स और अभी बताया गया था आपको पॉसिबल डेंजर हंटिंग वगैरह से बचाया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है ना। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो पूरा। ऐसे ही जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप डिफरेंस देख सकते हो। जू आपको बताया है कि जू हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, नेचुरल तो होता नहीं, आर्टिफिशियल होता है, जहाँ एनिमल को रखा जाता है, हम लोग जाते हैं पब्लिक एग्जीबिशन के अंदर देखा जाता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है भाई प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बहुत ज़्यादा है नहीं, डिटेल पहले थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है बेटा, 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है 1973। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना है कि भाई ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, तो इंश्योर द सर्वाइवल, यानी टाइगर जिंदा रहें, उनकी पॉपुलेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए क्या लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। फिर आते हैं माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। तो ऐसा क्यों लोग करेंगे भाई, हो सकता है वहाँ पे क्या हो, देखो तो वन हैबिटेट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीजनल मूवमेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले गए, एक सीजन के लिए गए फिर वापस चले आए, ग्रुप में गए ना। एक लोग ऐसा नहीं कि एक मैं यहाँ से दूसरी जगह चला गया तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे, जब पूरी का पूरा गांव उठ के चला गया। ऐसे ही बर्ड हैं, फिश हैं, टर्टल हैं, बटरफ्लाई हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पूरी, देखो आप देखो है ना, जहाँ पे मौसम जब थोड़ा ठंडा होता है हल्का सा, तो क्या होता है कि बहुत सारी चिड़ियाँ पूरी कतार में आती हैं ना। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, हो सकता है जहाँ वो रहती होंगी वहाँ बहुत ठंड पड़ती होगी, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, एग ले करने के लिए यहाँ आती होंगी, फूड के सर्च में यहाँ आती होंगी, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये पूरा आपका कंजर्वेशन था, इतना ही है कंजर्वेशन। अब इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस के सीरीज़ हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिलेंगे, मे बी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे, है ना, तो ये पार्ट आप समझिए, ताकि क्वेश्चन का एक अलग ही हमारा पूरा मस्त मस्त क्वेश्चन वीडियो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग।